हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एजी 408 का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यह मैराथन क्लास है, ठीक है। क्लास थोड़ा लंबा हो सकता है, कम से कम 30 मिनट के ऊपर का ही क्लास रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटरप्रेन्योर क्या होता है। क्या देखेंगे? इंटरप्रेन्योर तो एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो अपने विचार या अपने द्वारा बनाए गए उत्पाद के आधार पर खुद का व्यवसाय शुरू करता है, जबकि वह अधिकांश जोखिम को भी खुद उठाता है और व्यवसाय के अधिकांश पुरस्कार को भी खुद प्राप्त करता है। ठीक है, तो उद्यमी का मतलब समझ लिए। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी जो होता है वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी तथा श्रम की व्यवस्था करता है, जोखिम उठाने की साहस रखता है, इसकी सामान्य योजना बनाता है और छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है। या हम कह सकते हैं कि इंटरप्रेन्योर या उद्यमी वह व्यक्ति है जो अपने विचारों को लाभदायक व्यवसाय में रूपांतरित करता है। मेरे अंदर विचार कैसा है बिजनेस करने का, तो मैं अपने विचार से क्या करूंगा, एक लाभदायक बिजनेस या व्यवसाय के रूप में अपने विचार को रूपांतरित कर दूंगा। तो उसी को बोला जाता है उद्यमी। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो विचारों से लाभदायक व्यवसाय में रूपांतरित करता है। तो समझ गए होंगे इंटरप्रेन्योर क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेन्योर। ठीक है, उद्यमी की अवधारणा। उद्यमी की क्या अवधारणा है? तो देखिए, जो इंटरप्राइज शब्द है, उद्यमी शब्द है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द इंटरप्रीडर से हुई। किससे हुई है? ENTREPREDRE, इंटरप्रीडर से हुई है। किससे हुई है? इंटरप्रीडर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अंडरटेक। इंटरप्रीडर का मतलब क्या होता है? अंडरटेक। अब अंडरटेक का हिंदी में मतलब होता है आरंभ करना। अंडरटेक आप लोग देखे होंगे, UNDERTAKE, तो इसी अंडरटेक का मतलब होता है आरंभ करना। तो उद्यमी का हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, उद्यमी जो है या इंटरप्रेन्योर शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द इंटरप्रीडर से हुई है, जिसका अर्थ होता है अंडरटेक या आरंभ करना। उद्यमी किसी भी देश की औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति का आधार है। उद्यमीकरण जो है का इंटरप्रेन्योरशिप किसी भी देश की औद्योगिक, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति का आधार है। ठीक है, भारत देश में अधिकतर आबादी गांव में रहती है। प्रत्येक गांव, शहर में अशिक्षित व बेरोजगारी की संख्या में प्रगति हो रही है। ठीक है, प्रत्येक गांव में जाएंगे तो कुछ लोग पैसे की कमी से पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ लोग पढ़ते नहीं है जानबूझकर। तो भारत देश में अधिकतर आबादी गांव में और शहर में रहती है। अशिक्षित व बेरोजगारी की संख्या इन शहरों और गाँव में बहुत तेजी से बढ़ रही है, सबसे ज्यादा गाँव में बढ़ रही है। उद्यमिता के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। उद्यमिता के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि उद्यमीकरण किसी व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी लगाना, समय समय पर धन तथा प्रयत्नों को जोखिम उठाकर उस व्यापार को सफल बनाना। उद्यमीकरण एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के समय की एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है, जो किसी नए लाभ आधारित सस्ती वस्तु एवं उत्पादन एवं वितरण करने के लिए संगठित करने का प्रयत्न करता है। तो समझ रहे होंगे मेरा कहने का मतलब क्या, यही इसका कॉन्सेप्ट है इंटरप्रेन्योर। ठीक है, कि जो इंटरप्रेन्योर शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द इंटरप्रीडर से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अंडरटेक, और अंडरटेक का हिंदी में मतलब होता है आरंभ करना, मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करना। तो उद्यमीकरण किसी भी देश की जो औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति होती है उसका आधार माना जाता है इंटरप्रेन्योरशिप को। भारत देश में अधिकतर आबादी गांव में, शहर में रहती है, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी जो है सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग गांव में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उद्यमिता के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने, देखिए जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो इंटरप्रेन्योर के माध्यम से इंटरप्रेन्योर प्रोग्राम करके वहां पर क्या किया जाएगा, लोगों को मोटिवेट किया जाएगा अपना स्टार्टअप करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट में बता दिया करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, जिसमें से एक वैज्ञानिक ने बताया है
या एक विशेषज्ञ ने बताया है कि उद्यमीकरण किसी व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी लगाना, देखिए कोई व्यापार शुरू करना पड़ेगा तो उसके लिए पूंजी तो लगाना पड़ेगा, समय समय पर धन तथा प्रयत्नों को जोखिम उठाकर उस व्यापार को सफल बनाना है। ठीक है, क्या बोला है कि उद्यमीकरण जो होता है किसी व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी लगाना, समय समय पर धन तथा प्रयत्नों को जोखिम उठाकर उस व्यापार को सफल बनाना है। यह कह सकते हैं कि उद्यमीकरण एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के समय की एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है जो किसी नए लाभ आधारित सस्ती वस्तु एवं उत्पादन एवं वितरण करने के लिए संगठित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो समझ रहे होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है। अब देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तो उद्यमिता विकास को इससे, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट देख रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उद्यमिता विकास को इससे जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यावसायिक फिर से सुनिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। तो उद्यमिता विकास को इससे जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए किसी व्यावसायिक उद्यम के विकास, प्रबंधन और संगठन के संबंध में उद्यमियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सत्रों के माध्यम से किया जाता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम और सत्र के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम मतलब ट्रेनिंग दिया था, उसके माध्यम से किया जाता है। इस क्षेत्र को करियर के रूप में अपनाने के लिए अपनाते हुए आप उभरते हुए उद्यमियों के बीच कौशल विकास की सुविधा प्रदान करने और उन्हें अपने व्यवसाय के निर्माण में उनके संघर्षों को निपटाने में सहायता करने की दिशा में काम करेंगे। देखिए इसके लिए भारत ने स्किल इंडिया लाया है। ठीक है, और क्या लाया है, कौशल विकास योजना। ठीक है, जिसमें क्या किया था, आप लोगों को अनेक प्रकार के कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे कि किसी को सीसीटीवी का कोर्स आ गया है। ठीक है, तो अनेक प्रकार कोर्स आ गए हैं, तो सब कुछ आपको सिखाया जाता है जो कि सरकार की तरफ से मुफ्त में सिखाया जाता है। तो यह प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सत्रों के माध्यम से किया जाता है जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता कौशल को बढ़ाना होता है। इस क्षेत्र को करियर के रूप में अपनाते हुए आज उभरते उद्यमियों के बीच कौशल विकास की सुविधा प्रदान करने और उन्हें अपने व्यवसाय के निर्माण में उनके संघर्षों से निपटाने में सहायता करने की दिशा में काम करेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है समझ में आ गया आप लोगों को। इसका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है आपको समझ में आ गया। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मैंने नहीं बताया, इतना याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे स्वॉट एनालिसिस। क्या देखेंगे, स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट का पूरा नाम होता है स्ट्रेंथ। देखिए स्वॉट जो होता है 4 शब्द से मिलकर बना होता है, SWOT, जहां पर S का मतलब क्या होता है स्ट्रेंथ, STRENGTH। दूसरा होता है W का मतलब होता है वीकनेस, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और T का मतलब होता है थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है शक्ति या पावर। ठीक है, शक्ति या पावर। दूसरा है W वीकनेस मतलब क्या होता है कमजोरी। उसके बाद है अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, और थ्रेट्स का मतलब होता है खतरा या आशंका। तो स्वॉट जो है इसका पूरा नाम होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स एनालिसिस। ठीक है, तो स्वॉट एक एनालिसिस एक रणनीतिक योजना तकनीक है, या स्वॉट एनालिसिस एक टेक्निक है। ठीक है, जिसके माध्यम से किसी कंपनी या किसी व्यक्ति के पावर या शक्ति, कमजोरी, अवसर और आशंका के बारे में पता लगाते हैं हम लोग। ठीक है, या कह सकते हैं कि स्वॉट एनालिसिस एक रणनीतिक योजना है, एक रणनीतिक तकनीक है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या संगठन को व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा या परियोजना नियोजन से संबंधित शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों की पहचान करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है व्यावसायिक उद्यम या परियोजना के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करना है और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल जो आंतरिक और बाहरी कारकों की पहचान करते हैं। देखिए जो होता है ना स्वॉट एनालिसिस, इसका यूज करके हम किसी भी व्यक्ति के अंदर की कमी के बारे में, उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, ये सब कुछ पता कर सकते हैं। किसी कंपनी के बारे में ऐसा पता कर सकते हैं स्वॉट एनालिसिस का यूज करके। ठीक है, अब देखेंगे कंपोनेंट ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के घटक कौन कौन से हैं।
तो इसकी यही 4 घटक है SWOT, जिसमें हम लोग चारों के बारे में देखेंगे। जहां यस का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है। तो यस से मतलब होता है स्ट्रेंथ से, शक्ति से। तो इसमें उन बातों को दर्शाया जाता है जिन पर संगठन वास्तव में सुचारू रूप से चल रहा है। शक्ति में उन मामलों में समान होती है, जैसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, बाजार प्रमुख, ग्राहक संतुष्टि इत्यादि। ये सब क्या होते हैं, ये सब शक्ति के अंडर में आते हैं। ठीक है, कि आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए कितनी शक्ति है आपके अंदर। इसके बाद आता है वीकनेस, तो कमजोरी जिसे बोलते हैं। तो कमजोरी में उन सभी बातों को शामिल किया जाता है जिनसे संगठन में बाधा उत्पन्न होती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक दुकान है किताब की दुकान से आप बाइक से जाते हैं रोज डिलीवरी करने। अब आपकी कोई वीकनेस जान गया कि रोज इसी बाइक से जाता है, तो बाइक की हवा निकाल देगा, तो वह बाइक जो है आपके लिए कमजोरी बन जाएगी। तो यह होता है वीकनेस। ठीक है, कमजोरी में उन सभी बातों को शामिल किया जाता है जिनसे संगठन में बाधा उत्पन्न होती है, और उन सभी गतिविधियों पर कार्य करना शामिल होता है जिनसे संगठन में स्वयं सुधार कर सकते हैं। यह गतिविधि आंतरिक रूप से की जाती है और इन्हें प्रबंधन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अपॉर्चुनिटी से आशय क्या है, तो इसमें संगठन के संभावित क्षेत्रों का अंतर्निहित विकास होता है। इसमें सरकार द्वारा सूत्रबद्ध की गई नीतियों के कारण अवसर हो सकते हैं। ठीक है, या नीतियों के कारण, जो नीतियों सरकार के द्वारा नीतियां, उनका अवसर हो सकता है। हमेशा कुछ नया करने या किसी संगठन में नई तरंग लाकर कुछ नया करने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि इसके कारण निकट भविष्य में हमेशा वृद्धि देखी गई है। और कुछ प्रकार के PF, जिसे भविष्य निधि कहते हैं, पी का मतलब होता है PF का मतलब होता है फ्यूचर, याद नहीं आ रहा है वैसे, जहाँ तक उम्मीद है फ्यूचर फंड फ्यूचर होता होगा। तो पीएफ को हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि। ठीक है, इसका निर्णय लेने के लिए संगठन के बेहतर भविष्य के लिए लाभप्रद होते हैं। अगला है थ्रेट, मतलब आशंका या खतरा। तो इससे क्या मतलब है, तो चुनौतियां जिसे बोलते हैं, या चुनौती भी बोलते हैं इसे, जिनका संगठन को निकट भविष्य में सामना करना पड़ सकता है। संगठन के बाहरी कारणों से इसके कारणों में परिवर्तन होता रहता है, जैसा कि उपभोक्ता की प्राथमिकताओं में परिवर्तन, सरकारी नियमों में बदलाव, मीडिया कवरेज आदि। प्रबंधन के लिए आशंका की पहचान करना और उचित समय पर सुधार करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस क्या होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को स्वॉट एनालिसिस समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब आगे देखेंगे मॉनिटरिंग या निरीक्षण। तो मॉनिटरिंग क्या होता है, किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए की गई वह प्रक्रिया जिसमें मेजरिंग मतलब नाप, रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग किया जाता है। और क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग के बाद कम्युनिकेटिंग किया जाता है, उसे मॉनिटरिंग कहते हैं, निरीक्षण कहते हैं। किसी प्रोजेक्ट को या किसी भी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए की गई वह प्रक्रिया जिसमें मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग और प्रोसेसिंग किया जाता है, उसे मॉनिटरिंग कहते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन देखेंगे आगे। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, संचार होता है। कम्युनिकेशन को हिंदी में बोला जाता है संचार। अब संचार मतलब क्या होता है कि अपनी बात को संचार मतलब दूर दूर तक पहुंचाना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरी बात आप लोग वहाँ पर सुन रहे हैं, तो ये सब संचार के माध्यम से हो रहा है। आप लोग फोन से किसी से बात करते हैं, वो सब संचार के माध्यम से होता है। किसी को पत्र लिखते हैं, वह सब संचार है। किसी को चिट्ठी लिख के देते हैं, वह संचार है। मतलब संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने अंदर की भावनाओं को दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो कम्युनिकेशन सूचनाओं के आदान प्रदान की एक सतत प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों, विचारों एवं भावनाओं को विभिन्न माध्यमों से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, जिसमें व्यावसायिक उद्देश्यों एवं व्यवहार में सामंजस्य स्थापित होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन सूचनाओं के आदान प्रदान की एक सतत प्रक्रिया है जिसमें तथ्यों, विचारों एवं भावनाओं को विभिन्न माध्यमों से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, जिससे व्यावसायिक उद्देश्यों एवं व्यवहार में सामंजस्य स्थापित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे इवेल्युएशन या मूल्यांकन। तो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन मूल्य को आंकने की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन बोला जाता है। ठीक है, अब ये नहीं कि मैं मूल्यांकन का मतलब पैसे सही है, मूल्यांकन का मतलब कोई व्यक्ति है उसका मूल्यांकन हम लोग करेंगे। जैसे उसका क्या किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू को हिंदी में क्या बोला जाता है, इंटरव्यू को हिंदी में बोला जाता है साक्षात्कार। मतलब कि उस व्यक्ति से साक्षात्कार होना, उस व्यक्ति के अंदर की क्या मूल्य इवेल्युएशन उसको जानना। ठीक है, उसी को बोलते हैं मूल्यांकन।
तो मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहले और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन है, जो कि पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत क्रियाशील होता है। तो इवेल्युएशन समझ गए होंगे कि कोई कंपनी है, उस कंपनी में मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहले की और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन होता है। मतलब कि अब आप मान लीजिए कि कोई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप पहले से अंदाजा लगा लेंगे कि कंपनी के पहले का माहौल कैसा, बाद का माहौल कैसा रहेगा। उसके लिए मूल्यांकन मतलब आप एक अंदाजा लगा लेंगे, उसको आंक लेंगे, तो उसी को लेता है मूल्यांकन। मूल्यांकन किसी विकसित कार्यक्रम की पहले की मतलब विकसित होने से पहले की और बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन होता है, जो कि पहले से निर्धारित समय के अंतर्गत क्रियाशील होता है। आगे देखेंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, वैश्वीकरण भी बोल सकते हैं इसे। तो ग्लोबलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ होता है वैश्वीकरण, जिसका आशय एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से जोड़ना होता है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है वैश्वीकरण, जिसका आशय होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से जोड़ना। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको दूसरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उससे जोड़ेंगे, तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। भारत सरकार की नई आर्थिक नीतियों में एक नीति अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की भी है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार की नई अर्थव्यवस्था की नीति का वर्णन कीजिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो भारत का जो नई अर्थव्यवस्था की नीति है उसमें वैश्वीकरण को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या था समझ होंगे, फिर से एक बार समझिएगा, नहीं समझ में आया एक बार बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, लेकिन 100 बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का शाब्दिक अर्थ वैश्वीकरण से है, जिसका आशय एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था से जोड़ना होता है। भारत सरकार की नई आर्थिक नीति में एक नीति अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण की भी है। आगे देखेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व क्या होता है। तो उद्यमिता का सामाजिक दायित्व क्या होता है? तो उद्यमिता का सामाजिक दायित्व होता है कि वह नीतियों का अनुसरण करे, जो भी नीति है क्या करे, उसका अनुसरण करे, उन निर्णयों को ले तथा उन कार्यों को करे जिससे समाज को कोई भी नुकसान न हो, सामाजिक मूल्य की दृष्टि से उचित हो, समाज को कोई उससे नुकसान न हो, समाज को उससे कोई भी दिक्कत न हो, ठीक है। तो यही होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे देखेंगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम का उद्देश्य। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो पहला उद्देश्य है कि उद्यमियों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण देना, मतलब ट्रेनिंग देना। दूसरा उद्देश्य है कि सही परियोजना से संबंधित पर्यावरण का विश्लेषण करना, जो भी परियोजना है उससे संबंधित पर्यावरण का विश्लेषण करना। अगला है नए उद्यमिता अवसरों का विकास करना। क्या करना? नए उद्यमिता अवसर का विकास करना। अगला है स्वरोजगार की भावना जागृत करना, और अगला है उद्यमियों की प्रबंधकीय क्षमताओं को सुधारना, ठीक है। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का यही कुल मुख्य उद्देश्य था कि उद्यमियों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण देना, सही परियोजना संबंधित पर्यावरण विश्लेषण करना, नए उद्यमिता अवसरों का विकास करना, स्वरोजगार की भावना जागृत करना, उद्यमियों की प्रबंधकीय क्षमताओं को सुधारना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। उद्यमिता प्रबंध, तो यह एक व्यवसाय उद्यम को विकसित करने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की क्षमता होती है। इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एक व्यवसाय उद्यम को विकसित करने, व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने की क्षमता होती है, और इसके साथ ही इसके किसी भी जोखिम को प्रबंधित करने के लिए एक लाभ होता है। उद्यमिता का सबसे स्पष्ट उदाहरण नए व्यवसायों की शुरुआत करना होता है, ठीक है। तो इंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट क्या था समझ रहे होंगे आप लोग। तो एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एक व्यवसाय उद्यम को विकसित करने की, व्यवस्थित करने की और प्रबंधित करने की क्षमता है, जिसके साथ ही इसके किसी भी जोखिम को प्रबंधित करने के लिए यह एक लाभ है। उद्यमिता का सबसे स्पष्ट उदाहरण नए व्यवसायों की शुरुआत करना है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे प्लानिंग क्या होता है, नियोजन।
सॉरी, माइक डिस्चार्ज हो गया है, तो जिसकी वजह से आवाज़ कट गया था। ठीक है, कुछ टाइम तक चलेगा, 5 से 6 मिनट तक। तो जल्दी जल्दी मैं इसको 30 मिनट का कर देता हूँ। तो प्लानिंग क्या होता है बताना तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन इसके बाद एक और वीडियो आएगा मैराथन क्लास का, जहाँ तक उम्मीद है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले आप लोगों को पीछे बताया था प्लानिंग क्या होता है, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना या आयोजन करना या नियोजन करना, ये प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी परियोजना या किसी प्लानिंग का जन्म अपने आप नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्लानिंग का जन्म जो होता है वो अपने आप नहीं होता है, इसकी पहचान की जाती है। परियोजना पहचान एक परिश्रम से भरी हुई है, कष्टकारी और समय लेने वाला क्रिया है। यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है। इसकी क्रियाएं एक परियोजना से दूसरी परियोजना तक उसके उद्देश्यों, सामाजिक आर्थिक मापकों और उसकी विशेषताओं के आधार पर बदलती रहती हैं। ठीक है, किसी विकास परियोजना की पहचान के समय आवश्यक पक्ष जो परियोजना के होने चाहिए वे निम्नलिखित है, जिसमें पहला पॉइंट है आप लोगों का कि उस क्षेत्र के लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं के साथ परियोजना की निश्चितता का होना। दूसरा पॉइंट है परियोजना पर पड़ने वाले विपरीत घटकों का प्रभाव जो परियोजना को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं और इसके लाभों को रोक सकते हैं। अगला पॉइंट है इनपुट आउटपुट, साधन उत्पादन अनुपात को अधिकतम करने और अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु अर्थव्यवस्था में उपलब्ध दुर्लभ साधनों का नियोजित तरीके से प्रयोग करना। अगला पॉइंट है परियोजना की राष्ट्रीय व स्थानीय प्रमुखता को स्पष्ट करना। अगला पॉइंट है परियोजना में प्रयोग किए जाने वाले वैकल्पिक साधनों का निर्धारण व प्रयोग। इस प्रकार परियोजना पहचान के लिए एक सूचना तंत्र का विकास आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है परियोजना पहचान क्या होता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है, माइक हमारा डिस्चार्ज है, माइक कभी भी बोल सकता है। अभी बोल दिया था मैंने, 5 मिनट चार्ज लगाया, थोड़ा सा चार्ज हो गया है। चलिए, और इसको लेके आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में बता देता हूँ। क्वेश्चन है परियोजना क्या है, इसकी पहचान, प्रारूपीकरण तथा उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके पहले मैं पीछे आप लोग मैं पढ़ने बताया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, तो यह एक अंतर संबंध व्यापार के नेटवर्क का प्रबंधन है जो कि ग्राहकों द्वारा अपेक्षित चरम उत्पाद व्यवस्था और सेवा संकुलों में शामिल होता है। ठीक है, नहीं समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डेफिनेशन बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन होता है, यह एक प्रकार का प्रबंधन होता है, एक प्रकार का मैनेजमेंट होता है जिसमें सही प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता के साथ डिलीवर करना होता है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, आपने फ्लिपकार्ट से किया एक बुक ऑर्डर किया। ठीक है, तो वह बुक जो है उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल का यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है वह रॉ मटेरियल आया होगा। क्या हुआ होगा? रॉ मटेरियल आया होगा। रॉ मटेरियल के आने के बाद उससे एक बुक बनी होगी। बुक बनने के बाद उसे सेलिंग के लिए भेज दिया गया होगा, जिसके लिए एजेंट आते हैं तो उसको लेकर गए होंगे, या सेलर लेकर गया होगा अपने दुकान पे सेल करने के लिए। आपने ऑर्डर किया दुकान से ऑर्डर करने के बाद फ्लिपकार्ट ने आपको बताया कि इस आदमी ने इतना ऑर्डर किया है इस एड्रेस पर। तो आपका एजेंट जो है यहाँ से जाएगा, उसको लेकर जिसने ऑर्डर किया इसके पास तक सुरक्षित सही समय तक पहुँचाएगा। जैसे आप आज ऑर्डर करेंगे तो कम से कम 2 से 3 दिन देता है, तो बोलेगा 3 दिन के अंदर ही आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि सही समय में सही प्रोडक्ट को सही मात्रा के साथ उपभोक्ता तक डिलीवर कर रहा है। मतलब जितना आप कहेंगे उतना ही आपके पास एकदम सेम टू सेम जैसा देखे रहेंगे वैसा डिलीवर होगा। तो इसी प्रक्रिया को सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोला जाता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है जिसने सही प्रोडक्ट को सही समय में सही मात्रा के साथ सही उपभोक्ता को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपने स्रोत से ग्राहक तक माल और सेवाओं के फ्लो को मैनेज किया जाता है। आपके सीरीज में दिया है क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 43 पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट दिया है। यह एक अंतर संबंध व्यापार के नेटवर्क का प्रबंधन है जो कि ग्राहकों द्वारा अपेक्षित चरम उत्पाद व्यवस्था और सेवा के संकुलों में शामिल होता है।
श्रृंखला प्रबंधन, आपूर्ति का विस्तार, तमाम गतिविधियों और कच्चे माल के भंडारण, प्रक्रियारत कार्य सूची तथा तैयार मालों के उत्पत्ति स्थल से माल की खपत स्थल तक होता है। एक अन्य परिभाषा एपिक्स शब्दकोश के द्वारा दी गई है। यह एससीएम को इस तरह परिभाषित करता है कि विशुद्ध मूल्य स्थापित करने के उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, विश्वव्यापी प्रचालन तंत्र का लाभ, मांग के साथ आपूर्ति की समकालिकता और दुनिया भर में प्रदर्शन मापने के साथ डिजाइन, योजना, क्रियान्वयन, नियंत्रण और आपूर्ति श्रृंखला की गतिविधियों की निगरानी करना है। ठीक है, तो देखिए एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। मेरा देखिए छोटा छोटा मैं बता देता हूँ ना आप लोगों को मैराथन क्लास में, जिससे आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या। आप देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, आप लोगों को पता चल गया कि इस सामान को, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट वह प्रक्रिया जिसमें किसी सामान को लेकर क्या करेंगे, ग्राहक तक सही व्यवस्थित ढंग से उसी मात्रा में, उसी वजन के साथ उस सही प्रोडक्ट सही समय पर डिलीवर करेंगे, तो सीख पड़ता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब आप लोग समझ गए, इसको एक पन्ना में लिख सकते हैं, 2 पन्ना में लिख सकते हैं, बनाकर लिखना आएगा आप लोगों को। लिखना आप लोगों को आता है क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, मैं जानता हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। उद्यमिता विकास में सहयोगी संगठनों की भूमिका तथा कार्यों का वर्णन। तो देखिए उद्यमिता का जो विकास है, इसमें कुछ सहयोगी संगठन भी है, जिसमें से कुछ संगठन के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें से एक पहला संगठन है अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड, ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण समिति की सिफारिश पर इसका गठन सन 1954 ईस्वी को किया गया था। अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड का जो स्थापना है वह 1954 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य कार्य उद्यमिता, कुटीर तथा लघु उद्योग विकास हेतु भावी नीतियों का निरूपण करना होता है। ठीक है, प्रमुखतः यह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, यह केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। लघु उद्योग मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष तथा विभिन्न सहयोगी राज्यों, बैंकों, व्यापार यूनियन, बड़े उद्योगपति आदि इसके सदस्य होते हैं। इस बोर्ड की कार्यशील प्रकृति सलाहकारी होती है, जिसे केंद्र सरकार मान भी सकती है तथा नहीं भी, किंतु व्यवहार में इस बोर्ड की समस्त सिफारिशों को मान लिया जाता है। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड। ठीक है, तो लघु उद्योगों के अंतर्गत हथकरघे द्वारा उत्पादित उत्पादों का एक विशेष स्थान प्रदान किया गया है। हथकरघे के उत्पाद को कला, एकता तथा तकनीकी तौर पर प्रभावी बनाने के उद्देश्य से इस बोर्ड की स्थापना सन 1952 ईस्वी में रखी गई थी। इसके प्रमुख कार्यों में इस उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों को बाजार तक उपलब्ध करवाना, वितरण हेतु उचित माध्यम उपलब्ध करवाना, इसके कारीगरों को इनके कार्य से संबंधित तकनीक एवं कच्चा माल उपलब्ध करवाना तथा भारत की इस पारंपरिक कला को विशेष रूप से पर्यटन केंद्रों के माध्यम से विदेशी सैलानियों के समक्ष संवर्धन एवं बिक्री करना, जिससे उस उद्योग से जुड़े परिवारों को सामाजिक तथा आर्थिक रूप से समुन्नत बनाया जा सके। तो देखिए आगे और भी क्वेश्चन, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तबीयत खराब आप लोग पता है, तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। थोड़ा चलिए इस वाले क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं। तो 2 पॉइंट मैंने बताया, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय, और मैंने पहला बताया था आप लोगों को अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड। अब देखेंगे अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग। ठीक है, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के मार्ग में खादी के उत्पादों का समावेश इस आशय से किया जाता है कि छोटे छोटे खादी उत्पादकों, ठीक है, छोटे छोटे जो खादी उत्पादक हैं उन उत्पादकों को समावेश किया जा सके। ठीक है, छोटे छोटे खाद्य उत्पादकों को समय अनुकूल उनके उत्पादों का, श्रम का उचित मूल्य दिलाया जा सके, जिससे अन्य उद्यमी भी इस ओर आकर्षित हो। राष्ट्रीयता के सपनों को विकासशील भारत के साथ जोड़ते हुए विकसित भारत की तरफ ले चले। इस विचार को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने सन 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस आयोग का गठन किया था। अखिल भारतीय खादी ग्राम उद्योग का गठन सन 1956 ईस्वी में किया गया था, पहली पंचवर्षीय योजना के समय। ठीक है, केंद्र सरकार पर इसकी सफलता के उत्साहित होकर सभी राज्यों ने भी प्रदेश स्तर पर इस तरह के आयोगों का गठन किया। ठीक है,
केंद्र तथा प्रदेश के खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग एक साथ मिलकर गांव-गांव तक खादी की महत्ता को ले जाने का कार्य करते हैं, जिससे जो पुरुष मजदूरी द्वारा जीवन यापन करते हैं उनके घरों की गृहिणियां इनके माध्यम से अपने कुटीर उद्योग स्थापित कर सके और जीवन यापन शैली की वो उन्नत बनाए रखे। ठीक है। आगे भी कुछ है, जैसे अगला है लघु उद्योग विकास संगठन, उसके बाद राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, उसके बाद राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, अगला है भारतीय लघु उद्योग मंडल संघ। देखिए बहुत सारा हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमने 3 बताया, 3 ही आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, और अपने समय लिख दीजिएगा क्योंकि आप लोग तो समझदार हैं ही पहले से ही। आगे चलिए देखते हैं। तो देखिए मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ऐसे ही नहीं बता दे रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को उठाया और आप लोगों को बता दिया, ऐसा नहीं है। मैं जो भी बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे उद्यमी का महत्व क्या है। उद्यमी क्या होता है, मैंने बताया कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी व्यवसाय से लाभप्रद अवसरों की खोज करता है, आर्थिक संसाधनों को संयोजित करता है, नवकरणों को जन्म देता है तथा उपक्रम में निहित विभिन्न जोखिम और अनिश्चितताओं को उचित प्रबंध करता है। या मैंने बताया आप लोगों को कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी कार्य करने के लिए आवश्यक पूंजी तथा श्रम की व्यवस्था करता है, जोखिम योजना बनाता है, जोखिम उठाने की साहस रखता है, इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा छोटी छोटी बातों का निरीक्षण करता है। या मैंने बताया था कि उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो अपने विचारों से लाभदायक व्यवसाय में रूपांतरित करता है। आगे देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे कि उद्यमी होने का क्या महत्व है। तो पहला महत्व है लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना। अक्सर लोगों का यह मत है कि जिन्हें कहीं रोजगार नहीं मिलता वे उद्यमशीलता की ओर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन्हें आजकल अधिकतर व्यवसाय उन्हीं के द्वारा स्थापित किए जाते हैं जिनके पास दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत सही बात बोला गया है कि आजकल व्यवसाय उन्हीं को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उन्हीं को लोन भी दिया जा रहा है जिनके पास पहले से भी धन की व्यवस्था है, जिनके पास पहले से बिजनेस है। अगला है अनुसंधान और विकास प्रणाली में योगदान। तो लगभग 2/3 नवीन खोज उद्यमी के कारण होती है। आविष्कारों का तेजी से विकास न होता तो संसार रहने के लिए शुष्क स्थानों के समान होता। आविष्कार बेहतर तकनीक के द्वारा कार्य करने का आसान तरीका प्रदान करते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्र व व्यक्ति विशेष के लिए धन संपत्ति का निर्माण करना। तो सभी व्यक्ति जो कि व्यवसाय के सुअवसर की तलाश में उद्यमशीलता में प्रवेश करके संपत्ति का निर्माण करते हैं, उनके द्वारा निर्मित संपत्ति राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका अदा करती है। एक उद्यमी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करके अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है। उनके विचार, कल्पना और आविष्कार राष्ट्र के रक्षा के लिए बड़ी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये था उसका महत्व। आप देखेंगे सफल उद्यमी का गुण क्या है। तो देखिए मैं सिर्फ पॉइंट बता दूंगा, आप लोग याद रखिएगा। सफल उद्यमी का गुण है कि पहला इंटीग्रेटिव पहल, दूसरा जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, तीसरा है अनुभव से सीखने की योग्यता होनी चाहिए, चौथा है मोटिवेशन होना चाहिए। तो देखिए मोटिवेशन अलग से पूछ सकता है। उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे सफल उद्यमी के कार्य। तो उद्यमी के अवसरों की पहचान, उद्यमी को अवसरों की पहचान करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने स्वार्थ से आप लोग बताया, विचारों को क्रियान्वित करना चाहिए, संभाव्यता अध्ययन करना चाहिए, संसाधनों को उपलब्ध कराना चाहिए, उद्यम की स्थापना करनी चाहिए, उद्यम का प्रबंध करना चाहिए, वृद्धि एवं विकास करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।